सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएबीटी क्वेश्चंस। ओके, तो जैसा आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2SO4 यूजिंग K2Cr27। ओके, तो हमें पहले तो इसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि भाई K2Cr27 जो है K2Cr27 reacts with H2SO4 gives what? So it gives K2SO4 plus Cr2SO4 का होल साइज। तो हमें ये इक्वेशन इसके लिए पता होनी चाहिए, है ना। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7। तो सिंपल हम लोग इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लें। तो पोटेशियम में तो चेंज हो नहीं रहा है, क्रोमियम में देख लें, यहाँ पर आ रहा होगा +6 और यहाँ पर आ रहा है +3। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3 and number of chromium 2, that is 6. So equivalent weight is equal to molecular weight upon change in oxidation number, that is 6. So the answer number C. Clear? Now next question क्या है कि भाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है H2O2 and CH4 और हमें क्या बोला गया है कि भाई क्या लिखा हुआ है, इक्वल मास ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर देन वॉल्यूम एट टेम्परेचर इन आइडेंटिकल कंडीशन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास लिख दें और वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दें। तो इसको लिख सकते हैं 2 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू 1 वॉल्यूम। ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम इक्वल्स टू 1 वॉल्यूम। वॉल्यूम की जरूरत है इसलिए मोल को अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। 16 ग्राम 1 वॉल्यूम। तो हमें इनके सभी के 1 ग्राम में हमें वॉल्यूम रेशियो बताना है। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 वॉल्यूम, 1/32 वॉल्यूम एंड 1/16 वॉल्यूम, जो भी मास दिया हुआ है। अब इनको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो दो काम कर सकते किसी भी कॉमन नंबर से। तो इसको लेट्स कि भाई अब 132 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो क्या जाएगा 16 1 2। सो द रेशियो इज 16:1। ये इससे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो क्या जाएगा आंसर सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 103 हैव बीन सिंथेसाइज्ड द स्टडीज। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो 103 का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे याद रखने वाली दो बातें हैं, 5F 14 64 and 7S2। इट इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फैक्ट। और दूसरी नोटिस करने वाली बात यह है कि बहुत से लोग सोच सकते हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इट इज़ 6D5 एंड 7S1, बट ड्यू टू सम एनर्जी रीजन एंड सम अदर फैक्टर ये जो एक्साइटेशन है यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m। अब हमें यहाँ पे E/m का रेशियो फाइंड करना है। ओके, E/m का रेशियो क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग इनके लिए। पहला देखिए रखा हुआ है, चलो ले लेते हैं यहाँ से अल्फा, फिर प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन। अब अल्फा का सिंबल भी हमें इन सब का पता है, सिंबल क्या है 2He 4 हीलियम +2 प्रोटॉन H+, इलेक्ट्रॉन तो सेम, न्यूट्रॉन 0 एंड 1। ओके, तो अगर हम लोग E/p का रेशियो की बात करें या चार्ज बाय मास, चार्ज अपॉन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मास की जो वैल्यू है हम लोग एटॉमिक मास भी लेके कर रहे हैं यहाँ पर। तो
चार्ज एंड मास कितना है 4, दैट इज 0.5। इसमें कितना है चार्ज 1, मास कितना है 1, दैट इज 1। फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है -1 एंड मास इसका कितना होता है 1/1837, है ना। तो अगर ये वैल्यू कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 1837। और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या है चार्ज तो कुछ है नहीं, 0 बाई मास ले लें 1, 0। तो रेशियो इज व्हाट, सबसे ज़्यादा किसका आ गया इलेक्ट्रॉन का। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो काम करते हैं, पहले सबसे कम वाला लिखते हैं। पहले आ गया न्यूट्रॉन, देन अल्फा, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। So the answer is N alpha P E D। क्लियर? आई होप काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ, द बार्मर सीरीज ऑफ लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द थर्ड लाइन फ्रॉम द रेड एंड कॉर्नर टू विच वन। अब थर्ड लाइन इन बार्मर सीरीज, और मैं मालूम है लाइमन बार्मर, इसके लिए N1 की वैल्यू 1 2। अब फर्स्ट लाइन 2 से 3, फोर्थ लाइन 2 to 4, फिफ्थ लाइन थर्ड लाइन ये है। तो हमें मालूम है भाई बार्मर में थर्ड लाइन ये होगी, है ना, दैट इज 2 to 5, बट इट इज व्हाट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है, तभी तो लाइन एनर्जी लोअर टू हायर जा रही है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन हमें मालूम है यहाँ पे रेड कलर एमिट हो रहा है, so the answer is what 5 to 2। so the correct answer is this, that is emission। so the answer is what 5 to 2। which one is the wrong statement? again ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, द आंसर डेंसिटी प्रिंसिपल इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/h पाई। तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई ये जो है दैट इज राइट। अब हमें यहाँ पे रॉन्ग बताना है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी, दैट इज ऑल्सो राइट। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन 2p। तो 2s और 2p इनकी एनर्जी फाइंड करनी है हमें। 2 + 0 2 + 1, तो ये आ गया 3 2। तो क्या लिखा हुआ 2s एनर्जी इज लेस देन 2p ऑर्बिटल इन द केस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो होता है ये किसके लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। किसके लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है, एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन एन। एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, सिर्फ एन पे, और दोनों की एन की वैल्यू सेम है। hence 2s should be equals to 2p, hence this is wrong statement। clear? okay, first ionization potential of sodium, magnesium, aluminium and silicon। sodium, magnesium, aluminium and silicon। इसका लास्ट के शेल लिख दे रहा हूँ मैं, 3s2 3s1 3s2 3p1 3p। हमें मालूम है कि दिस इज मोर स्टेबल। तो हमें मालूम है लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बट स्टेबिलिटी इज डोमिनेंट फैक्टर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर लिखना चाहें तो क्या जाएगा, देखो सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम एंड देन सिलिकॉन। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो दूसरा टाइप का ऑर्डर ये भी हो सकता है, सॉरी इंक्रीज। तो ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, दैट इज डी, है ना, नहीं डी नहीं, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ए। ओके, इट शुड बी ए। क्लियर? ए है ना, सोडियम। ओके, चलो अब बात करते हैं, इसमें कुछ और लिखा है बराबर है, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी इज लीस्ट। तो पहला क्या कह रहा है, F माइनस वन टू F, सेकेंड क्या कह रहा है, P माइनस टू P। हमें एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में केवल इनिशियल एंड फाइनल स्टेट देखना होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p6 2p5। तो हमें मालूम है स्टेबल से क्या हो रहा है, अनस्टेबल। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगी वो कैसा होगा, हाई। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2p4 सॉरी 2p नहीं 3p4 एंड 3p3। तो ये क्या है, अनस्टेबल, और ये क्या है, स्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अचीव हो रही है, सो दिस रिक्वायर्स लेस एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज दिस। अब सल्फर का भी चेक कर लेते हैं भाई, 2p5 सॉरी 3p5 एंड S। तो S किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3p4 में। तो अगर हम लोग इन दोनों में स्टेबिलिटी देखें तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। तो स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, लूज हो रही है। स्टेबिलिटी लूज होने का मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगी वो हाई होगी। Cl का देख लेते हैं, Cl माइनस ये क्या हो जाएगा, 3p6 3p5। अगेन इट इज स्टेबल एंड लेस स्टेबल, सो आंसर इज दिस। द टेबल शोन बिलो द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ सिंगल कोवलेंट। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है और क्या पूछा, विच एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट किसकी है, देखो C और D की। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, हाईएस्ट है। अब हाईएस्ट होने का मतलब है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड साइज में रिलेशन क्या है, इनवर्स है ना। और C तो सब में कॉमन है, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन सा हो जाएगा, D। क्लियर। तो जब भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हो, साइज पूछा हो, तो आप इस तरीके से बता सकते। विच स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। देखो ClO3 माइनस XeF4 देन SF4 देन I3 माइनस 1। अब इन लोग के लिए अगर हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लें और n हमें पता है VMC बाई 2, तो इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 713 718 8/2 यानी 4, 8 4 12/2 यानी 6, 6 4 10/2 यानी 5, यहाँ पे 7 2 9 1 10/2 यानी 5। ये तो n की वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू ये है तो हाइब्रिडाइजेशन इनका लिख दें अगर हम लोग, sp3 sp3d2 sp3d एंड sp3। और यहाँ पर अगर मैं बॉन्ड पेयर लिखना चाहूँ, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, जितने एटम होते हैं -1 कर देते हैं उतने बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 3, इसमें 4 4 एंड 2। और लोन पेयर क्या हो जाएगा, लोन पेयर इक्वल्स टू n माइनस बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर 1 2 1 एंड 3। सो द आंसर इज I3 माइनस। ओके, I3 माइनस काफी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, कई बार जेई में पूछा गया है। H2O इज डाइपोलर वेयरएज BeF2 इज नॉट। तो हमें मालूम है H2O जो होता है कैसा होता है, बैंड शेप का होता है। अब बैंड शेप की होने की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पे, वेक्टर। और BeF2 जो होता है वो लीनियर होता है। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के पता कर लेंगे। तो ये लीनियर की वजह से इसका म्यू 0 है और इसका म्यू 0 नहीं है। सो इट इज पोलर एंड इट इज, तो पोलैरिटी के लिए इनका शेप डोमिनेंट फैक्टर है। तो बताइए, देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, H2O इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। क्लियर। ओके, फिर बात करते हैं ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस इज। ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो अगर हम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें, आइसोथर्मल
एक्सपेंशन, तो वहाँ पे डेल्टा टी अपने को पता है कि 0 होता है। अगर डेल्टा टी 0 है, एक मिनट, तो डेल्टा टी हमें मालूम है आइसोथर्मल के लिए क्या होता है 0। अब इसमें हमसे रिलेशन क्या पूछा गया, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज। तो हमें मालूम है डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, है ना। अब हमें मालूम है पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, ओके, या डेल्टा एन जी आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब डेल्टा टी का टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये भी लिख दें, ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच में क्या कोई चेंज हो रहा है, वी कैन से दैट डेल्टा एच equals to 0, okay, so the answer is enthalpy remains unaffected, okay, delta T 0, कोई डाउट। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, फॉर द रिएक्शन दैट इज कंबशन ऑफ प्रोपेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई। तो हमें मालूम है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, दैट इज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। तो देखो प्रोडक्ट कितने हैं 3, रिएक्टेंट कितने हैं 5 1 6 माइनस 3, सो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई इक्वल टू माइनस 3 आर टी, okay, so the correct answer is this. Next question, solubility of PbF2, ये अनिक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। अगेन ये MK मैम क्लास में जरा प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, ओके। सो द आंसर इज व्हाट 1 पॉइंट, इसका आंसर लिख देते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3, अब again it is from equilibrium, very important concept, that is Lee-Chatter's principle, plus 3H2 in the form of gas gives 2NH। अब इक्वेशन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन में लिखा भी है कि भाई ये भी गैस इस फॉर्म में है, और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू दे दी हुई है कितनी, -22.08। और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, द फेवरेबल कंडीशन इज, फेवरेबल कंडीशन मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, और यहाँ पे देखे रखा है एक तो प्रेशर के टर्म्स में और एक टेम्परेचर के टर्म्स में, ओके। तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कितने मोल्स हैं गैस के 4, यहाँ पे प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर है इस साइड। तो हमने ली-चैटर्स में पढ़ा हुआ है कि कुछ भी हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसके इन्वर्स डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो प्रेशर हमें कम करना है, तो यहाँ पे प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो कम की तरफ जाएगा। तो पहली बात तो कंडीशन क्या हो गई कि प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अब हम लोग अगर बात करें रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, तो रिलीज कब होगी, जितनी उसको हम लोग एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा वो रिलीज करेगा। सो द हाई प्रेशर एंड एलिवेटेड ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्लियर इज द करेक्ट आंसर। इस बात को हमें याद ही रखना पड़ेगा कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, एट हाई टेम्परेचर जनरली। सो द बैलेंस रिएक्शन, ओके, बैलेंस कर लेते भाई, IO3 माइनस, ओके। अब ये आयनिक में इजिली बैलेंस हो जाएगी, इट गिव्स I2 एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट, I माइनस gives I2। आयोडीन सबसे पहले बैलेंस कर देते, 2 आयोडीन, देन 6H2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 6 2 जा 12, 12H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस। चार्ज देख लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, ये कितना हो जाएगा 2I 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में क्या कर दें, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते 5 से, तो देखो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल, कुछ गड़बड़ कर दिया,
सॉरी गड़बड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ लिखना था, प्लस चार्ज था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। तो देखो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2IO3 माइनस प्लस 2 आयोडीन प्लस 12H प्लस, ओके, गिव्स 5 and 1 6, और ये 5 to the 10 है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, और तो कुछ छूटा नहीं, ठीक है। फिर 5 1 6, 6I2 प्लस 6H2, रिएक्शन का सिंप्लीफाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, देखो सिंप्लीफाई कर दें तो 1 5 6 3 and 3। आई होप रिएक्शन बैलेंस भी होगी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 5 6, ए बी सी की वैल्यू पूछी हुई है ना, 5 6 एंड H2O 3 10 3, 5 6 3 3। सो द करेक्ट आंसर इज ए। काफी आसान सी क्वेश्चन था। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ द C5H12 विल बी प्राइमरी एल्कोहल। अब देखो C5H12 जब भी हमें कोई फॉर्मूला दिया होता है तो पहले हम लोग DB फाइंड करते हैं, तो इसका DB आप फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, अब DB 0 का मतलब एक ऑक्सीजन यानी एल्कोहल हो सकता है या तो ईथर। अब इसके 5 कार्बन के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, पोजीशन चेन आइसोमर। अब इसमें देखो एक OH तो यहाँ आ सकता है 1 डिग्री वाला, तो फर्स्ट आइसोमर यहाँ पे आएगा OH तो भी 1 डिग्री, और इन दोनों पोजीशन में आइडेंटिकल है तो यहाँ पे आ जाए तो भी, तो कितने आइसोमर हो गए 1 2 3, और इनमें से किसी एक पोजीशन पे आ जाए OH, सो द 4th आइसोमर, देयर इज टोटल 4 आइसोमर। द कंपोनेंट सॉरी द कंपाउंड C4H10 कैन बी शोन। अब फिर से वही C4H10O, अगेन इट इज द DB 0। DB 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड तो होगा नहीं और सिंगल ऑक्सीजन है, सो इट इज आइदर एल्कोहल और ईथर, है ना। अब क्या ये मेटामर करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो ऑक्सीजन मेटामर तो कर रहा है। फिर सेकेंड फंक्शनल आइसोमर, हाँ ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, फंक्शनल आइसोमर। फिर थर्ड क्या दिया हुआ, पोजीशन आइसोमर। ऑब्वियस सी बात है भाई, पोजीशन आइसोमर तो ये करेगा शो, है ना, तो PI भी शो कर रहा है। सो द आंसर इज व्हाट, ऑल टाइप ऑफ आइसोमर्स, ओके। 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल इज हीटेड इन H2SO4। चलो क्वेश्चन करते हैं। 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस H2SO4 है, तो भाई इसका काम क्या है, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना। तो स्टेबल केटाइन तो यही बनेगा, OH हटेगा अगर, देखो कैसे बनेगा, OH से H प्लस यहाँ आएगा और बाद में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो जाएगा, H2O लूज हो जाएगा। अब हमें मालूम है यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, तो ये मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, Me शिफ्ट एंड इट फॉर्म मॉलिक्यूल लाइक दिस एंड देयर इज। अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो द प्रोडक्ट इज व्हाट, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ओके। चलो द ड्यूरिंग डीब्रोमिनेशन ऑफ मीसोडाइब्रोमोब्यूटेन, तो मीसोडाइब्रोमोब्यूटेन इज लाइक दिस। देखो ये मीसो मॉलिक्यूल है, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री विद इन द मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना है, इसमें से डीब्रोमिनेशन करना है। क्या करना है, डीब्रोमिनेशन। अब हमें मालूम होना चाहिए कि भाई यहाँ से ब्रोमीन हटना है और ये मीजो बन रहा है, और जो डीब्रोमिनेशन होता है, या हम लोग क्या करते हैं इसका इन्वर्स सोचें,
कि भाई किसके ब्रोमिनेशन से मीजो कंपाउंड बनेगा, तो हमने एक वर्ड पढ़ा हुआ था ट्राम, कि अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, ट्रांस हो और एंटी एडिशन हो तो मीजो बनता है। तो इसका इन्वर्स है ना, ये एडिशन का इन्वर्स क्या हो गया, एलिमिनेशन। देखो तो बस यानी जो मॉलिक्यूल होगा वो कुछ ऐसा होगा। सो द आंसर इज व्हाट, ट्रांस टू ब्यूटीन। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पे हमें याद ये रखना है कि भाई क्वेश्चन का हमें आंसर कम से कम डेसिमल के 1 डिजिट तो प्रॉपर देना ही है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें 1 डिजिट तक आंसर लाना है। अब देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, एच अपॉन डेल्टा पी इंटू 4 पाई, है ना। अब हमें यहाँ पे h की वैल्यू दी हुई है, तो पहले हम लोग डेल्टा p की वैल्यू फाइंड कर लें। डेल्टा p इज इक्वल टू व्हाट, m v, है ना। अब यहाँ पे m की वैल्यू दी हुई है क्या, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28, कुछ दिया हुआ है, वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू पावर 4। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28। या एक काम करते हैं, डायरेक्ट पूरी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अगर h की वैल्यू क्या दी हुई है, 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 27। अब डेल्टा p की वैल्यू हम लोग को क्या दे दी गई है, यहाँ पे जो हमारी डेल्टा p की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, 2.73 इस पूरे का पार्ट का। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, है ना। दैट इज 10 टू पावर माइनस 28 इंटू 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 बाई कितना होता है, 22/7, यानी 1 मिनट 3.14। अब इस पूरे को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, 1.92 something. Okay, so the answer is 1.92. Assuming that the element form the complete 7th period. अब देखो 7th पीरियड तक जो एलिमेंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होता है 118, दैट इज फ्रॉम P6, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल का मतलब क्या है, S2, यानी इसके बाद S1 आएगा फिर S2, तो 118 के बाद 119, 120, सो द आंसर इज व्हाट, 120। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग एंगल 120, तो 120 किस में होता है, sp2 में, और यहाँ पे हमें s परसेंटेज फाइंड करना है, कितना हो जाएगा 100/3, दैट इज 33.33, सो द आंसर इज 33.33। 54, द नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे क्या पूछा गया है, ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फॉर्म द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। अब ये मॉलिक्यूल मैंने पहले लिख दिए जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं। तो NO3 का हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या आएगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन लिख देते हैं और फिर चेक करते हैं। ओके, NO3 में हाइब्रिडाइजेशन आता है 516 6/2 यानी sp2, इसमें तो sp3 आता है दोनों ऑक्सीजन का, अगेन sp2, तो ये तो हो नहीं सकता, sp2 वाले तो प्लेनर होता है। PCl3 अगेन sp3, ये प्लेनर ही नहीं होगा, दीज आर प्लेनर,
जो sp2 है वो तो प्लेनर है, उनको सोचना ही नहीं है। xzf4, अब देखने वाली बात ये है sp3d2 और यहाँ पर दो लोन पेयर आएंगे, दोनों इस पोजीशन पे आएंगे, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ओके, तो ये प्लेनर है, सॉरी हाँ ये तो प्लेनर है, नॉन प्लेनर बताने अपने आप को। SF4 यानी sp3d, तो ये आ जाता है टी शेप, एक लोन पेयर आ जाता है, तो ये भी नॉन प्लेनर हो जाएगा। नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, अभी तो 3 हो गए। XeO3 8 यानी sp3, तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, अगेन नॉन प्लेनर। PH4 अगेन sp3, P नॉन प्लेनर। SO3 sp2, ये तो प्लेनर होगा। AlOH4 यानी 3 3 6 7 4 3 7 8 8 यानी sp3, तो ये भी कैसा हो जाएगा। सो द आंसर इज व्हाट, 6। उसमें 6 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, नॉन प्लेनर। फिर क्या लिखा हुआ, स्टैंडर्ड मोलर हीट फॉर्मेशन ऑफ इथेन। देखो सिंपली यहाँ पर क्या देख के रखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एंड क्या पूछा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन विल बी। तो पहले कंबशन इक्वेशन लिख देते हैं। ओके, तो सॉरी इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2CO2 3H2O एंड 2 3 7 7/2 O2। अब हमें मालूम है यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देके रखा है, लेकिन हमें मालूम है इसकी वैल्यू तो स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होती है, गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन इज अ गैसेस फॉर्म। C2H6 का कितना देके रखा हुआ है, CO2 इथेन CO2, इथेन का देके रखा है -21.1, फिर CO2 का देख के रखा हुआ है 94.1 एंड 68.3। ऑब्वियस सी बात है भाई, माइनस में लेके रखा। सो वी नो दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम लोग उसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो रिएक्टेंट में किसकी वैल्यू दी हुई है, -21.1, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इनको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो इनको अगर हम लोग ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखो वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें, -188.2 प्लस -204.9। अब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -372। सो द आंसर इज दिस। The number of moles of MnO4 required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate. Again MnO4, ओके, अब MnO4 है और फेरस ऑक्सीलेट है, तो फेरस यानी Fe+2, ऑक्सीलेट यानी C2O4-2। इन सभी की इक्वेशन लिख देते हैं और हम टोटल बैलेंस इक्वेशन फाइंड कर लें। We know that Fe+2 convert into Fe+3, C2O4 convert into CO2 and in acidic medium MnO4 convert into Mn+। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ओके, ये दोनों एक ही पार्ट है, तो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन 4H2O है ना, हमें कुछ नहीं भी याद है तो हम लोग इस तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं, 8H+। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लें, इधर 7 है चार्ज, उधर +2 है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ओके, अब 1 इलेक्ट्रॉन एंड Fe तो बैलेंस ही है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस, चार्ज, तो
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। अब दोनों इक्वेशन में हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा 3 और 5 से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 15। तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, इसमें ऊपर वाली में से 3 से मल्टीप्लाई करते, देखो इसमें अपन ने किया था तो थोड़ा सा केयरफुली लिखना पड़ेगा। 24H प्लस 3 MnO4 -1 gives 3Mn+2 plus 4 3 से 12 H2O। क्लियर। अब 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 5 Fe+2 and 5 C2O4 -2, then 5 Fe+3 and 5 to the 10 CO2। So the overall equation is this। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि 3MnO4 रिक्वायर्ड फॉर, और किसके लिए पूछा गया है, कम्प्लीटली इन एसिडिक मीडियम फॉर ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। तो यहाँ से हमें क्लियर दिख रहा है कि 3MnO4 required for 5 mole of ferrous oxalate, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सीलेट। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3 के लिए 5 है तो 1 के लिए 3/5 MnO4 या 3/5 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 फॉर 1 मोल Fe। तो आंसर इज व्हाट 3/5। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा 3/5, दैट इज 0.6। 0.6 is the correct answer. Now next question. Number of enantiomeric compound in this molecule. 1 2 3 3 carbon 4 COOH, that is like this। अब यहाँ पे अगर मैं कायरल सेंटर की बात करूँ तो हमें क्लियर दिख रहा है भाई, these two are chiral center and the molecule is unsymmetric। So number of isomers is equal to 2 की power n, that is 2 की power 2, that is 4। So the answer is 4। कई बार क्वेश्चन इस टाइप के हम लोगों ने किए हुए हैं क्लास में और पूछे भी गए हैं। क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद PDC इन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। पैराडाइज कार्बन हमें मालूम, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूस डबल बॉन्ड। तो ये मॉलिक्यूल अपने को दिया गया है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अब हम लोग इसको रिड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन, यानी जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो देखो मॉलिक्यूल तो अपना कुछ ये बन जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये कितने आइसोमर दे रहा है ना, नंबर ऑफ कंपाउंड, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म। तो हमें एक बात तो क्लियर दिख रहा है कि दिस सेंटर एंड दिस सेंटर इज कायरल सेंटर। और दूसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल है ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। सो द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। तो देखो इसमें अगर मैं इसको A लिख दूं और B लिख दूं तो और कितने मॉलिक्यूल आइसोमर्स पॉसिबल हैं, देखो A B, एक तो दोनों D हो सकते हैं, दोनों L हो सकते हैं, एक D और एक L। सो देयर आर टोटल व्हाट 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो द आंसर इज 3। अदरवाइज हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, इफ द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल एंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर आर इवन एंड ऑर्डर, तो आप उससे भी जा सकते हैं। The following sequence of the reaction is the maximum number of the atom present in the molecule on same plane। तो क्या दिया हुआ है, A having lowest molecular weight of alkyne। तो alkyne का lowest molecular weight वाले molecule का formula CH, triple bond CH, and
red hot iron, it form benzene aromatization, it reacts with CHCl3 one equivalent and AlCl3, that is Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts alkylation, and its structure like this. CH3 का भी कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना हूँ मैं। और अगर यहाँ पे नोटिस करें तो टेट्राहेड्रल है, सो द वन इज आउट ऑफ प्लेन एंड अनदर इज। अब यहाँ पर बोला गया है कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम है जो कि सेम प्लेन में है, तो जो सेम प्लेन वाले एटम है मैं उनको क्या कर रहा हूँ, वाइट से लिख दे रहा हूँ। ये सब कार्बन है बेंजीन वाले, और उसके साथ में हाइड्रोजन भी उसके साथ सेम प्लेन में है, ऑल आर sp2, so the number of atom is 12 and 1 13, so the answer is what, 13. Okay, and last question, the major product of a following of the following given reaction has sp2 hybridized carbon atom। यानी अपने को यहाँ पे ये बताना है कि भाई यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज एटम कितने हैं जो रिएक्शन हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 2,7 डाइमिथाइल, ये यहाँ पे आपके पेपर में 1 यहाँ पर करेक्शन हो गया होगा कि यहाँ पे 1 नहीं है। सो द 2,6 ऑक्टाडाइन, ऑक्टाडाइन पहले हम लोग ऑक्टाडाइन बना लें, 1 2 3 5 6 7 एंड 8, 2 6 2 7, the molecule is like this, now it reacts with H plus, अभी H plus से रिएक्ट कर रहा है। We know that H plus reacts with what, electron rich center, and electron rich center is that is this pi bond, तो स्टेबल कैटायन बन जाएगा। so, स्टेबल कैटायन बना देते भाई, कुछ ऐसा स्टेबल कैटायन बनेगा। अब क्या करते हैं कि हम लोग कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पर नंबरिंग लिख देते हैं। अब ये कैटायन, अगेन दिस कैटायन कैन रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर दैट इज पाई बॉन्ड, तो 2 और 7 यानी कितने, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। 2 3 4 5 6 बराबर है ना, 2 और 7 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, मॉलिक्यूल कुछ गड़बड़ा बन गया है। एक मिनट, मॉलिक्यूल फिर से ड्रॉ करते हैं। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर बन रहा है। चेक कर लेते हैं, अभी तो 6 दिख रहा है। 2 3 4 5 6 एंड 7, स्टेबल कैटायन तो यहाँ पे बन रहा है, और ये एनायन बन रहा है, और ये इससे आके रिएक्ट करेगा। ओके, देखो एनायन से रिएक्ट करेगा तो 2 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 3 4 5 6, स्टेबल कैटायन 7 पे जाएगा, तो 7th कार्बन और उससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, CH3, ये कैटायन बन गया, सॉरी दिस इज कैटायन, और सेकेंड से 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, CH3, ये कैटायन 2 और 6 आपस में अटैच हो गए। अब हमें मालूम हीट हो रहा है तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और पाई बॉन्ड बनाएगा। अब इसमें पाई बॉन्ड की 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आइदर फ्रॉम दिस और दैट। तो हमें मालूम है स्टेबल कैटायन कौन सा बनेगा, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। सो द मॉलिक्यूल लाइक दिस। अब यहाँ पे कितने sp2 कार्बन है, 2 कार्बन जो है यहाँ पे sp2 है, सो द आंसर इज 2। सो इट इज ऑल अबाउट PABT क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू।